आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी वाकई में अपने आप में एक अजब सी गजब सी अनोखी कहानी है। अगर हम इसे भारत के इतिहास की ऐसी कहानी कहें कि किसी ठग ने किसी को ठग लिया, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ ठग खुद ठगी का शिकार हो जाता है और ये कहानी जो है वो वायरल होनी शुरू हो जाती है। जब लोगों के पास ये कहानी पहुंचती है तो लोग ये कहने लगते हैं कि कानपुर के इस लड़के को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करनी चाहिए। आज की जो कहानी है वो आपको संदेश तो देगी ही, साथ ही में आपको हिम्मत भी देगी कि कैसे आप भी ठगी का शिकार होने से आराम से बच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक इलाका है बर्रा बिस्मय। दरअसल यही का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम भूपेंद्र सिंह होता है। 6 मार्च 2025 को उसके पास एक फ़ोन पहुंचता है। फिर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं सीबीआई से आनंद तिवारी बात कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत अश्लील वीडियो देख रहे हो। साथ ही तुम्हारे मेरे पास 36 अश्लील वीडियो हैं और 12 फोटोज़ हैं। तुम्हारे खिलाफ हमने एक एफआईआर दर्ज कर ली है। आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैं एफआईआर की कॉपी सेंड कर रहा हूं। इतना कह के वो फ़ोन को कट कर देता है। फिर कुछ देर में भूपेंद्र के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आती है जिसमें एफआईआर की कॉपी होती है, जिसमें भूपेंद्र का नाम लिखा होता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। तभी कुछ देर बाद फिर दोबारा फ़ोन आता है और दोबारा फ़ोन आने के बाद वही सीबीआई ऑफिसर कहता है कि यही बात तुम्हारे माँ बाप, रिश्तेदार, आसपास के लोगों को अगर पता चलेगी तो शायद तुम्हारे माँ बाप कभी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। इस तरह की बात सुनने के बाद वो लड़का रोने लगता है, यानी कि भूपेंद्र सिंह रोने लगता है। रोते रोते कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर, दरअसल मैं 12वीं का स्टूडेंट हूँ। यदि यह बात मेरी माँ, मेरे पिता को पता चल गई तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और मेरा घर से तो निकलना दुभर हो जाएगा। इस तरह की बात कहते कहते जब उस लड़के ने ये कहानी शुरू की तो उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, तुम 16,000 रुपये का इंतज़ाम कर लो और सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। 16,000 का इंतज़ाम की बात सुनते ही वो लड़का कहता है कि साहब, मैं 12वीं का छात्र हूँ, इतने पैसे मैं कहाँ से लेके आऊँगा, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब बात ऐसे ही छोड़ने की आती है तो सामने वाला ऑफिसर मना कर देता है और कहता है कि आपको कुछ पैसे तो खर्च यहाँ पर करने ही पड़ेंगे। तभी भूपेंद्र को याद आती है कि वो कहता है मैंने कुछ महीने पहले अपने ही घर से एक सोने की चेन चोरी कर ली थी और उस सोने की चेन को एक सुनार के पास गिरवी रख दिया था। अब ये बात जब सामने वाला ऑफिसर सुनता है तो बोलता है कि तो इसमें मैं क्या करूं। फिर भूपेंद्र कहता है कि उस चेन की अगर हम बाज़ार में बेचते हैं तो लगभग 40,000 रुपये में वो चेन जो है वो बिक जाएगी। इसलिए सर उस चेन को वहाँ से छुड़ाना पड़ेगा। यदि मैंने वो चेन वहाँ पे बेच दी तो घर पर पता चल जाएंगी क्योंकि वो जो दुकान है वो मेरे पापा के दोस्त की दुकान है। जैसे ही साइबर ठग ने ये बात सुनी तो कहा कि कोई बात नहीं, मुझे क्या करना होगा। वो लड़का कहता है कि साहब, मुझे 3,000 रुपये की ज़रूरत है। मैं 3,000 रुपये उस सुनार को दूंगा, वहाँ से चैन उठाऊंगा, उसके बाद उस चैन को किसी दूसरे को बेचकर जो आपके पैसे हैं वो मैं आपको दे दूंगा, बाकी पैसे मैं अपने पास रख लूँगा। फिर जो ऑफिसर था उसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम अपना फ़ोन पे नंबर या कोई भी एक नंबर दो, मैं उस पर पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो 3,000 रुपये 6 मार्च 2025 को ये ट्रांसफ़र कर दिए थे और ट्रांसफ़र करने के बाद वो ठग अब इंतज़ार करने लगता है। आखिरकार अब 7 तारीख को फिर दोबारा फ़ोन किया जाता है कि तुमने वो काम किया है कि नहीं किया है। उसने कहा कि सर, मैंने चेन तो छुड़वा लिया है, आप देख सकते हैं। उसका फ़ोटो भी वो उसी वक्त उस ठग को भेज देता है और कहता है कि आपको तो पैसे की ज़रूरत है, मैं पैसे का इंतज़ाम करता हूँ। इसके बाद वो एक दूसरे सुनार के पास जाता है और दूसरे सुनार के पास जाने के बाद उस चेन को वहाँ बेचने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ जो सुनार होता है वो कहता है कि ये तुम शायद चोरी करके लेके आए हो और इसलिए तुम यहाँ से जा नहीं सकते। वो किसी तरह वो लड़का वहाँ से निकल कर भागता है, लेकिन चैन उसको नहीं मिलती है। अब सुनार वाला कहता है कि अगर तुमको चैन चाहिए तो तुम अपनी माँ को या अपने पिताजी को यहाँ पर लेकर आओ।
उधर जब सीबीआई के ऑफिसर से उसकी फ़ोन पर बात होती है तो उसने पूरी कहानी बताई और कहानी बताते बताते अब वो लड़का वापस से रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है कि साहब मैं क्या करूं, मेरी जो चेन थी वो भी हाथ से निकल गई है और माँ बाप को मैं लेकर जा नहीं सकता, आप मेरी मदद कर दीजिए। वो कहता है कि किस तरह की आपको मदद चाहिए बताओ। लड़का साफ साफ कहता है कि मदद की क्या है, आप मेरे पिता बनकर उस सुनार से बातचीत कर लीजिए। सुनार से आप बातचीत कर लेंगे तो हो सकता है कि वो चैन मुझे वापस दे दे या फिर चैन के पैसे मुझे दे दे। जब इस तरह की बात लड़के ने कही तो ऑफिसर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम सुनार के पास जाओ तो मेरी बात उनसे करा देना। अब जैसे ही वो सुनार के पास जाता है तो सुनार से बातचीत करने लगता है। सुनार बातचीत करता है और कहता है कि इस छोटे से बच्चे को चैन लेकर आपने भेजा है क्या, या फिर इस बच्चे ने चोरी करके यहाँ पे लाया है। इसी तरीके से आपस में मतभेद होने लगते हैं और आखिरकार दोनों की सहमति बन जाती है एक पॉइंट पे आके, और सहमति बनती है इस बात पे कि आपको 3500 रुपये देने पड़ेंगे, तभी आपको ये चैन मैं दूंगा। कुल मिलाकर उसके खाते में 3500 रुपये डाल दिए जाते हैं उस ठग के द्वारा। फिर वो उस चैन को लेकर वहां से चला जाता है। अब की बार उसने कहा कि मैं चैन को बेचूंगा नहीं, बल्कि इस चैन को मैं कुछ और सोचता हूँ। वो अपने दोस्त के पास जाता है और दोस्त से कहता है कि मेरे पास एक सोने की चैन है और मैं एक परेशानी में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। सारी बात सुनने के बाद दोस्त कहता है कि एक रास्ता है, अगर हम गोल्ड को जमा कर दे और उसके बदले में हम लोन ले सकते हैं, यानी कि लगभग 1,10,000 का लोन इस पर आराम से मिल जाएगा। दोस्त के माध्यम से इस तरह से बातचीत करता है। फिर उस व्यक्ति का यानी कि सीबीआई ऑफिसर का फोन आता है। सीबीआई ऑफिसर ने कहा कि अब क्या प्रोसेस है, क्या प्लानिंग किए हो। तो उस लड़के ने कहा कि मैंने अपने दोस्त से बातचीत कर ली है और इस चैन के बदले में हमें 1,10,000 रुपये का लोन मिल सकता है, गोल्ड लोन मिल सकता है, इसलिए हमें अब वहाँ पे जाना है। अब ये वहाँ पे जाते हैं, यानी कि गोल्ड लोन की दुकान पे जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पूरी कहानी समझते हैं और कहानी समझने के बाद फिर उस व्यक्ति यानी कि ऑफिसर को फ़ोन लगाते हैं। ऑफिसर कहते हैं अब क्या बात है। उसने कहा कि ये कह रहे हैं कि गोल्ड लोन लेना है तो उसका एक प्रोसेस है, उससे आपको गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 3,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब इस तरह की बात सुनकर ऑफिसर कहा कि कोई बात नहीं, मैं पैसे भेज देता हूँ। इस तरह कुल मिलाकर 3 बार में उस लड़के ने धीरे धीरे करके 9,500 उस व्यक्ति से ले लिए थे, उस ठग से ले लिए थे। अब समय गुजरने लगता है। उस लड़के ने उस ठग का फ़ोन उठाना बंद कर दिया, उससे नजरें बचाने लगा और इधर उधर बचने लगा। उधर से भी फ़ोन लगातार वापस आता है। फिर अब उसको धमकी आनी शुरू हो जाती है। उसने कहा कि मेरी एक बड़ी सीनियर ऑफिसर है, उनसे तुम बात करोगे और देख लेना तुम बड़ी बुरी तरीके से यहाँ पे फंस सकते हो। लेकिन ये जो लड़का था भूपेंद्र, ये जब भी बात करता था वो रोते रोते हुए बात करता था, गिड़गिड़ाते हुए बात करता था, डरते हुए बात करता था। लेकिन वो ऑफिसर नहीं जानते थे कि भूपेंद्र एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। उसकी उम्र लगभग 32 से 33 साल के आसपास है। वो कोई भी 12वीं का स्टूडेंट नहीं था। जो सुनार की वो बात कर रहा था वो सुनार उसका ही एक दोस्त होता है, खास दोस्त, जो उसके साथ इसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा होता है। कभी वो सुनार बन जाता है तो कभी वो गोल्ड पर लोन देने वाला आदमी बन जाता है। और इसी तरीके से करते करते उसने 3-4 दिन तक ये सब साइबर ठगों से बातचीत करती रही और बातचीत के दौरान उसने उल्टा ही साइबर ठगी वाले को ठग लिया। इसके बाद जो उसकी ऑडियो होती है ये सोशल मीडिया पर वायरल होनी शुरू हो जाती है और जैसे ही ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है उसके बाद चाहे वो बड़े बड़े अखबार हो, दैनिक भास्कर हो, अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या फिर अन्य अखबार वाले हो, हर जगह ये खबर चलने लगती है और ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होने लगता है। फिर ये सब होने के बाद उसने डीसीपी के पास एक प्रार्थना पत्र दिया। उसने कहा कि कुछ इस तरीके से मुझे धमकी दी जा रही है। अब इस मामले के वायरल होने के बाद पुलिस इस मामले की जांच अपने स्तर पर करने लगती है और पुलिस की कोशिश होती है कि इसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोस्तों, आपके पास और न जाने कितने लोगों के पास प्रतिदिन के हिसाब से ऐसे ठगी वाली फ़ोन आते रहते हैं। उसमें बताया जाता है कि आपका बेटा फलाना जगह पे पकड़ा गया है, आपके अकाउंट में गड़बड़ है, आपके घर ईडी का छापा पड़ने वाला है। इस तरह की नई नई कहानियां गढ़ी जाती हैं और लोगों को ठगा जाता है।
कुछ लोग जो होशियारी से काम लेते हैं, सतर्कता से काम लेते हैं, वो तो बच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो डर जाते हैं वो अपना जो जमा पूंजी है वो सब यहाँ पर लुटा देते हैं और लूटने के बाद आराम से जो लूटने वाला होता है वो निकल जाता है। उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको सतर्क होना चाहिए, आपको सचेत होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।